जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पर। और इस वीडियो में देखेंगे अपन 9 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। तो इससे पहले अपन ने देखे 27 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट तक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे अपन जीके जीएस। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। तो उसका है अनुच्छेद 105 में, आर्टिकल 105 में ये किया गया है। तो फिर आपको देखो आर्टिकल 105, आर्टिकल 107 सॉरी 6, तो इनका भी पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 5 में बताया गया संसद सदस्यों की समितियों के अधिकार, और आर्टिकल 106 में बताया गया संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते। तो संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते किस में? तो आर्टिकल 106 में। फिर आर्टिकल 108 और 9 ऐसे जोड़ के पढ़ना आपको, आर्टिकल 108 और 109। आर्टिकल 108 में बताया गया है संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक होगी वो आर्टिकल 108 में होगी। और 9 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। और 10 में क्या है? तो 10 में धन विधेयक की परिभाषा है। तो ये ध्यान रखना, 8, 9 और 10। 8 में क्या है? संसद की संयुक्त बैठक। 9 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और 10 में है धन विधेयक की परिभाषा। फिर है देखो 124, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से ध्यान रखना 123, 124 और 125, 3 आर्टिकल ये, इनको भी ध्यान रखना। 123 में तो क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। और 125 में क्या है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का प्रावधान है 125 में। 123 में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, 124 में सर्वोच्च न्यायालय, और 125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। तो सेम ऐसे ही ध्यान रखना, जैसे 123 है 1 2 3, 123 है तो इन आगे की 2 संख्याओं को उलट पुलट करना है। जैसे 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, तो 2 की जगह 1 सेम ऐसे कर दिया, तो ये हो जाएंगे राज्य से संबंधित। मतलब यहाँ तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो ये आगे की 2 संख्या अदल बदल कर दोगे तो वो राज्यपाल अध्यादेश हो जाएगा। फिर सेम ऐसे ही 124 है, तो 124 का भी ऐसे लिख दोगे, आगे की 2 संख्या चेंज कर दोगे, यानी कि 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, तो ये हो जाएंगे 214। और 214 में उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, और 214 में है वह उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान। सेम 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और वो 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। 105 में संसद सदस्यों की समितियों के अधिकार है। फिर 6 में क्या है? तो संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं। तो 5 और 6 हो गए। फिर 8, 9 और 10 को देख लो। संसद की संयुक्त बैठक 8 में, 9 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और 10 में है धन विधेयक की परिभाषा। फिर है 123, 124 और 125। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया, और 125 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बाद में जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन और भत्ते। तो ऐसे करके आपको सीक्वेंस से याद करना है कि अब की बार 105 पूछा है तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, या इसके आसपास के 6 और 7 भी ऐसे पूछ जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मोनरो प्रणाली भी कहलाती है? तो ये मोनरो प्रणाली कम से कम 4 या 5 शिफ्टों में तो पूछी जा चुकी है पीछे वाले पेपरों में, तो सेम रिपीट हुआ है। तो ये मैंने उस टाइम भी उसी वीडियो में भी ऐसे ही बताया। तो इनको कैसे ध्यान रखना? तो इनको ऐसे ध्यान रखना श्रम के हिसाब से, कि भूमि बंदोबस्त में श्रम आई थी, भूमि बंदोबस्त के हिसाब से श्रम, स यानी स्थायी बंदोबस्त, र यानी रैयतवाड़ी, और ये है महालवाड़ी। ये तीनों ध्यान रखना, महालवाड़ी, ये है रैयतवाड़ी, और ये है स्थायी बंदोबस्त। तो इसमें ध्यान रखें, इसमें क्या पूछा जाता है? ये जनक पूछे जाते हैं। तो श्रम, फिर ये कॉर्नवालिस, तो इसका जनक यानी स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। फिर है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी का जनक कहा जाता है कर्नल रीड और थॉमस मोनरो, ये इसके जनक है। कर्नल रीड और थॉमस मोनरो, यह रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का जनक है। और महालवाड़ी है तो एमएच का ध्यान रखना, होल्ट
मैकेंजी। तो ये है महालवाड़ी भूमि बंदोबस्त के जनक। तो इसी हिसाब से ध्यान रखना, भूमि बंदोबस्त का जब भी आए तो आपको ऐसे ध्यान रखना सरम, सरम, और ऐसे ध्यान रखना आप करम, सरम और करम। स यानी स्थायी बंदोबस्त, क यानी कर्णवाली, र यानी रेतवाड़ी, और र यानी रीड और मोनरो, म यानी महालवाड़ी और म यानी मैकेंजी। तो ऐसे ध्यान रखना सरम करम की बंदोबस्त। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, और ये एक चीज़ ये और ध्यान रखना, अगर रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त में किसान को भूमि का स्वामी कहा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ ले आगे कभी भी कि किस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी कहा गया है, तो वह है रेतवाड़ी, और इसका जनक है कर्नल रीड और थॉमस मोनरो। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। फिर 44वां में क्या हुआ, तो 44वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 31 को हटा दिया था। और आर्टिकल 31 में क्या था, तो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो मूल अधिकार की श्रेणी में था, उसको आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटा के उसको कानूनी अधिकार बना दिया और शामिल कर दिया 300 क में। यानी कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था और अब कानूनी अधिकार है कौन से अनुच्छेद में, तो 300 क में। पहले कौन से में था, तो 31 में था, और उस समय मूल अधिकारों में था। तो मूल अधिकारों की संख्या उस समय 7 थी और अब 6 है, तो एक इसको हटा के किस में शामिल कर दिया, कानूनी में। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो वह 44वें संविधान संशोधन। तो 6 मूल अधिकार तो कौन कौन से, तो ध्यान रखना, समता की स्वतंत्रता का शोषण, समता की स्वतंत्रता का शोषण धार्मिक शिक्षा के आधार पर, वही है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसीलिए ये ट्रिक हो जाती है समता की स्वतंत्रता का शोषण धार्मिक शिक्षा के उपचार से। तो ऐसे करके ये 7 मूल अधिकार है। फिर है 35वां संविधान संशोधन, 42वां में यही 35वां में क्या हुआ था, तो 35वें में सिक्किम को सह राज्य बनाया था। तो 35वें संविधान संशोधन में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, या सह राज्य बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत क्या हुआ, तो इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और वो संबंधित थी 10वीं का मतलब द फॉर 10 द फॉर दल बदल। तो ये ध्यान रखना, तो दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची संबंधित है, और ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई थी। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, तो 9वीं किस में जोड़ी गई थी, तो 9वीं 1951 में जोड़ी गई थी, और वो प्रथम संविधान संशोधन था। तो ऐसे करके भी ध्यान रखना, 11वीं 73वां संविधान संशोधन और 12वीं 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो कुल मिला के अभी 8 अनुसूचियां हैं, और प्रारंभ में अभी 12 है प्रारंभ में, यानी मूल संविधान में 8 थी। तो 8 कौन कौन सी थी, तो ये ध्यान रखना, सवेसरा, शुरू के 4 पूछी जाती है और भूल भी जाते हो, तो सवेसरा के हिसाब से ध्यान रखना। सवेसरा, संघ राज्य वेतन, स का मतलब फिर शपथ, और या राज्यसभा की सीटों का आवंटन। फिर वही SC ST, और फिर वही 4 राज्य के ATM वाले। फिर 7 यानी सफ और 7 सफ और सूचियाँ यानी सूची के विषय, यानी फिर 8 यानी भाषा, 9 में 9 यानी नो ऑब्जेक्शन, यानी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत और 12 में नगर निकाय। तो ऐसे करके आपको याद भी हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक निम्नलिखित में से कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे 100 हवाई अड्डे। फिर अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका पहला ऑप्शन है, इस आंदोलन का प्रारंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ हुआ था, तो बिल्कुल यहीं से हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था, और महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था साबरमती आश्रम से। तो यहाँ से होते हुए वो दांडी पहुँच गए, और वहीं से 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों का बहिष्कार किया था, बिल्कुल नमक कानून का बहिष्कार कर दिया था। फिर अंग्रेज़ों द्वारा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया, बिल्कुल ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये हाँ, 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी तो हुई थी, लेकिन ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। तो ये कैसे समाप्त हुआ, तो ये देख लेते हैं अपन। तो ये शुरू हुआ था, देखो 12 मार्च 1930 को तो दांडी मार्च हुआ, तो ये भी ध्यान रखना। ये दांडी मार्च कहाँ से हुआ था, तो ये साबरमती आश्रम से हुआ था, और वहाँ से लेकर ये दांडी तक यात्रा की थी, और दांडी पहुँचे थे महात्मा गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को। वहाँ पहुँच के उन्होंने नमक कानून तोड़ा, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। फिर क्या हुआ, 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता होता है, उसका नाम है गांधी इरविन समझौता। उसके तहत क्या हुआ, शर्त रखी गई, और उस शर्त में हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो यहाँ ये स्थगित हुआ था 4 मार्च 1931 को, लेकिन फिर ये वापस 3 जनवरी 1932 को, यह वापस 3 जनवरी 1932 को पुनः शुरू हो गया, यानी दोबारा शुरू हो गया। तो ये भी पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः कब शुरू हुआ, तो 3 जनवरी 1932 को हुआ, लेकिन 7 अप्रैल 1934 को ये पूर्णतः समाप्त हो गया। तो ये वाला ध्यान रखना कि ये देखो शुरू कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। देखो ये 4 डेट ध्यान रखनी है आपको। दांडी मार्च वाले अलग है, 12 मार्च 1930 को। गांधी इरविन समझौता भी खूब बार पूछा गया है, 4 मार्च 1931 को। तो ये दो तो अलग है मार्च वाली। फिर यहाँ से ध्यान रखना आप 1930, फिर 1931, फिर यहाँ तो ये हो गया, फिर 1932, और फिर 1 साल का गैप देना 1934। यानी कि इस समय तो सबसे पहले शुरू हुआ, यहाँ पर स्थगित हो गया, यहाँ पुनः शुरू हो गया, और यहाँ पूर्णतः समाप्त हो गया। तो ये पहली बार कब शुरू हुआ, तो 6 अप्रैल को हुआ था। फिर 4 मार्च को ये स्थगित हो गया गांधी इरविन समझौते के तहत। फिर यह है 3 जनवरी 1932 को ये वापस शुरू हुआ, और 7 अप्रैल 1934 को ये पूर्णतः समाप्त हो गया। तो ये वाला यहाँ से ध्यान रखना। और 32 में पुनः पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को। तो ये वाला भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था, तो वह था बंगाल हॉकी एसोसिएशन। फिर अगला क्वेश्चन, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है, तो माजुली नदी द्वीप वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और ये भी ध्यान रखना, मानसरोवर झील से निकलती है, और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, और ये भारत में लगभग 916 किलोमीटर बहती है। और इसकी सहायक नदियाँ ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना है कि तो सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता और सुबनसिरी, ये वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं। दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता और सुबनसिरी, तो ये इसकी सहायक नदियाँ। और ये मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है, और ये भारत में 916 किलोमीटर बहती है। फिर अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में समिति का गठन किया था, तो वह किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन। फिर अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था, तो वह था कोटक महिंद्रा बैंक। ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी, तो वह लिखी गई थी किताबुल हिंद। किताबुल हिंद लिखी किसने थी, तो किताबुल हिंद लिखी थी अल बरूनी। किताबुल हिंद किसने लिखी थी, अल बरूनी ने। और इस किताबुल हिंद को क्या कहा जाता था, इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता था, और इसे ही तारीख ए हिंद कहा जाता था। तो ये वाला ध्यान रखना। और अल बरूनी का वास्तविक नाम था अबू रेहान अहमद, ये वाला भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। अबू रेहान अहमद। और अल बरूनी ने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया, तो
सबसे पहले या पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो वह था अल बरूनी, ध्यान रखना। और फिर ये किताबुल हिंदी, इसी को तहकीक हिंद या तारीख हिंद भी कहा जाता है। और इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है 11वीं सदी के भारत का दर्पण भी कहा जाता है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था, तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, तो ये भी ध्यान रखना। फिर और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में, तो एक तो है तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही, तारीख फिरोजशाही। एक है फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी, जहांदारी। तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी जियाउद्दीन बरनी ने, जियाउद्दीन बरनी ने ये लिखी थी। तो ये भी ध्यान रखना, तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी। फिर लिखी थी एक ताजुल मासिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। ताजुल मासिर किसने लिखी, तो यह लिखी थी हसन निजामी ने, ताजुल मासिर लिखी थी हसन निजामी ने। और एक है तबकाते नासिरी, ये भी ध्यान रखना, तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी, ये लिखी थी मिनहाज उस सिराज ने, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। तो ये ध्यान रखना। देखो, तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी लिखी थी जियाउद्दीन बरनी ने, ताजुल मासिर हसन निजामी ने, तबकाते नासिरी लिखी थी मिनहाज सिराज ने, अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने, किताबुल हिंद लिखी थी, वो लिखी थी अल बरूनी ने। और किताबुल हिंद को तहकीक हिंद या तारीख हिंद भी कहा जाता है। तो ये वाला ध्यान, इतना सा ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया, तो 1947 में प्रस्तुत किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन F.W. स्टीवेंस द्वारा तैयार की गई थी, तो वह की गई थी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है, तो वह सुंडा गर्त। फिर अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को के विश्व विरासत शहर है, तो वह है जयपुर में। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया, तो वह था इलाहाबाद बैंक। फिर अगला क्वेश्चन, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, तो ये कनिष्क के द्वारा। और बौद्ध संगीतियाँ मैंने पीछे वाले पेपरों में भी बताया गया। और एक बौद्ध धर्म जो 15 मिनट में करवाया गया, मात्र 15 मिनट में पूरा बौद्ध धर्म कराया गया, वहाँ भी मैंने बौद्ध संगीतियाँ बताई है 4 बहुत अच्छे से। और यहाँ भी एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, RVPK के हिसाब से आपने यह ध्यान रखना है। MS TV जो मेरे रेगुलर वीडियो देखे उनका ये रिवीजन हो जाएगा, और नए हैं वो पहली बार इनको देख भी लेंगे। तो RVPK MS TV एक के हिसाब से ये बौद्ध संगीतियों वाले क्वेश्चन है। तो ये वाला तो है स्थान कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, और ये है आपके क्रम 1, 2, 3 और 4 ये बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ओके, तो ये था स्थान, और ये 2 नंबर पे है अध्यक्ष, और ये है शासनकाल। तो देखो, ये पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह, ये वैशाली, ये पाटलिपुत्र, ये कुंडलवन में। ये अध्यक्ष थे तो पहली के MS TV यानी सॉरी महाकश्यप, दूसरे के सभाकर्मी, तीसरी में तीस, चौथी में वसुमित्र, और ये अज्ञातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो अपन को किसकी पूछी, चौथी की। तो ये 4 नंबर वाली ये है। चौथी हुई कहाँ थी, कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता किसने, वसुमित्र ने, और शासनकाल किसका था, कनिष्क ने। तो यहाँ क्या पूछा है, किसके द्वारा की गई, तो ये कनिष्क। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे करके ये बौद्ध संगीति आपको याद भी हो जाएगी। और ये जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। तो ये पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, आपको ध्यान रखना। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे,
और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों हर एग्ज़ाम में पूछे जाते। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, कब कब हुए थे? तो देखो 1526 में हुआ, तो ये 16वीं शताब्दी होगी अपने आप ही। फिर हुआ 1556 में, फिर है 1761 में। तो ये तो ध्यान रखना, 2 तो 1500 में और 1 1700 में, यानी 1526 और 1556। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1761 में। फिर ये हुए किन किन के? तो इसमें क्या हुआ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। फिर दूसरे में क्या हुआ, अकबर ने हेमू को हरा दिया। दूसरे जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 वाला, इसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया। और तीसरा हुआ था मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया। तो ये भी ध्यान रखना, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। फिर है बात तराइन। तो तराइन के भी 2 युद्ध हुए थे, तराइन का पहला और तराइन का दूसरा युद्ध। पहला हुआ था 1991 में और दूसरा हुआ था 1992 में, ये भी ध्यान रखना। पहला किस किस के मध्य हुआ? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था, यानी तराइन के पहले युद्ध में कौन हारा? तो मोहम्मद गौरी हारा और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। फिर तराइन का दूसरा युद्ध अगली साल हुआ 1992 में, और इसमें क्या हुआ, उल्टा सिस्टम हो गया, गौरी जीत गया और चौहान हार गया। फिर एक युद्ध और आता आपको 94, 1194। देखो सॉरी, ये 1191, ये 1194, मैंने 1900 लिख दिया शायद। 1191, 1192 और 1194। तो ये तराइन का प्रथम और ये तराइन का द्वितीय, और ये है चंदावर का युद्ध। तो चेफ और 94, चेफ और चंदावर कभी भी बोलो तो ये ध्यान रखना। और इसमें गौरी व जयचंद के मध्य युद्ध लड़ा था और गौरी जीत गया। तो ऐसे करके ये याद हो जाएंगे। फिर है प्लासी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया और किसके मध्य लड़ा गया, ये भी ध्यान रखना। तो ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को ये लड़ा गया था। और ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके मध्य लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। और ये किस लिए हुई थी? तो इस सिराजुद्दौला का नवाब था या सेनापति था मीर जाफ़र, उसकी धोखाधड़ी के कारण रॉबर्ट क्लाइव ये युद्ध जीत गया था। फिर अगला है हाइडे स्पीच का युद्ध। इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, इसे झेलम नदी का युद्ध भी कहा जाता है। ये 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था, और ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये भी ध्यान रखना है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के 2011 के आईसीसी विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? तो ये बनाए थे गौतम गंभीर ने। अब 2011 का पूछा है, तो अब आप सोच ही सकते हो इस क्वेश्चन का क्या करना है। अब ऐसे झूठ में ऐसे तुक्के लगाने हैं तो बस वो तो वही है कि सांप की अंगुली मुंह में अंगुली देना है। तो ये आप जानबूझ के अगर फेल होने के काम कर रहे हो तो ये आप ऐसे ही करोगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो फिर अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये परेश रावल को किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, EIC 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक के अनुसार सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक को शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो वह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में नाम का एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो वह परख। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वह व्यास सम्मान किया जाता है। और ये व्यास सम्मान, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये शुरुआत कब हुआ था? तो 1991 में, ये भी ध्यान रखना। और इस बार जो 2023 में दिया गया है, 2023 में दिया गया है, और ये दिया किसके लिए? तो 2022 का जो 2023 में दिया गया है, और वो किसको दिया है? तो वो दिया है ज्ञान चतुर्वेदी को। तो 2023 में 32वां जो व्यास सम्मान है, 32वां व्यास सम्मान है, वो दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी जी को, ज्ञान चतुर्वेदी जी को। और उसका उनका उपन्यास है पागलखाना। ये दोनों ध्यान रखना, ये 32वां है, किसको मिला है और वो किस लिए मिला है? तो ये पागलखाना के लिए दिया गया है। उनका उपन्यास था पागलखाना, उसके लिए ये दिया गया है। और ये जो व्यास सम्मान है, ये ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। तो ये भी ध्यान रखना कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो वो ज्ञानपीठ वाला है। और दूसरा बड़ा है वो व्यास सम्मान है, और 1991 में ये शुरू हुआ था। और जो 2023 में 2022 का दिया गया वो 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, और उनका उपन्यास है पागलखाना, उसके लिए ये दिए गए। तो फिर अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक a के निकटतम होता है? तो वह है वायु। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है और 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच कठिन जलवायु स्थितियों में बढ़ने वाले कम या अधिक परिवर्ती जंगलों में से एक परिध्रुवी बेल्ट बनाता है? तो वह है उदीच्य। फिर अगला क्वेश्चन है, माधव गौडगिल पैनल के पर्यावरण से संबंधित है? तो वह पश्चिमी घाट। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा? तो वह 3:2 होगा। तो ये ध्यान रखना LC के हिसाब से। आप तो ऐसे लिखना L और C 3 और 2, तो कभी भी नहीं बोलोगे लंबाई, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में अगर ये आ गया ना, सेम यही क्वेश्चन है, अगर ये ऑप्शन दे दिया 2:3 तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना LC के हिसाब से, L और C, और इसमें से बड़ा कौन है? L, और छोटा कौन है? C। तो इधर 3 और 2 में बड़ा कौन है? 3। तो ये ध्यान रखना 3:2, कभी भी ये मत कर देना 2:3। और ये भी ऑप्शन में आता है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाकी ऑप्शन में ये भी दिया हुआ आता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो ध्यान रखना। फिर बिहार में खोजा गया रामपुरवा बेल स्तंभ शिखर अब कहाँ रखा गया? तो राष्ट्रपति भवन में रखा गया। फिर अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में बैंक ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो बैंकिंग के अलावा उनकी इतर बैंकिंग आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है? तो वह है ICICI बैंक। फिर अगला क्वेश्चन है, 2019 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो वह मेगन रैपिनो ने जीता है। फिर है, फसल कटाई पर्व हरेला राज्य में मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है उत्तराखंड में। तो फसल कटाई पर्व हरेला मनाया जाता है, वह उत्तराखंड में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो वह प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने हैं और आप उसी हिसाब से आपको उसी दिशा में तैयारी करनी है, क्योंकि पैटर्न लगभग वही रहता है, कोई 10, 15, 20% चेंज होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका और कौन है? तो यान मार्टेल। फिर है, भारत में एंजल कर से संबंधित है? तो वह स्टार्टअप। एंजल कर किससे संबंधित है? वह स्टार्टअप से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? गोटीपुआ उड़ीसा का है, बिल्कुल सही। कालबेलिया राजस्थान का है। गोमीरा कर्नाटक, सत्रिया असम का है। तो गोमीरा बता दी, तो ये आपको पश्चिम बंगाल का है। गोमीरा कहाँ का है? तो गोमीरा PB का है, पश्चिम बंगाल। तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में कितनी है? तो वह 12 है। तो 9वीं कब जोड़ी गई थी? 9वीं जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में। और 10वीं किस कब जोड़ी गई? तो 10वीं जोड़ी गई थी फिर 51 के बाद में 52 आ जाता, तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई थी। फिर 11वीं कब जुड़ी? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में जुड़ी थी। और फिर 12वीं जुड़ी थी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। और शुरू की पहले बता देता हूँ मैं वापस, सवेसरा के हिसाब से ध्यान रखना। वहाँ भूल जाते हो कि शपथ पहले थी या वेतन पहले था, तो उस हिसाब से ध्यान रखना सवेसरा। तो एक बार यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जिसने पीछे नहीं देखा है ध्यान से, सवेसरा ये ध्यान रखना, ये लाइन रट ही लेना, सवेसरा। संघ राज्य, वेतन, शपथ और राज्यसभा सीटों का बंटवारा। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना। फिर है, फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में देश के लिए खेलते हैं? तो वह पुर्तगाल के लिए खेलते हैं। तो ये वाला ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो वह है हरम। किया जाता था, तो वह हरम का उपयोग किया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ी बीज या एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है? तो वह कच्छ नववर्ष। कच्छ नववर्ष या आषाढ़ी बीज भी कहा जाता है इसे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? तो वह था चंद्रगिरी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय हिमनद या ग्लेशियर है? तो वह है पिंडारी। फिर अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है डॉक्टर के सिवान। फिर अगला क्वेश्चन है, अरीबादा शब्द
अरीबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है ओलिव रिडले कछुआ से। अरीबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है ओलिव रिडले कछुआ। तो ये अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इनको अटैम्प्ट नहीं करना है, अगर नहीं तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे नेगेटिव मार्किंग से। फिर अगला क्वेश्चन है, तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती? तो यह राजस्थान से नहीं होती। फिर है अगला क्वेश्चन, हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो सिंदूर को जैसे ही आप गर्म करोगे हवा में तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ होता है लोकसभा सदस्य हो तो वह प्रधानमंत्री। फिर अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये देखो, गरुड़ शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य, ये वाला सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पन बिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो वह कोटेश्वर परियोजना, यह उत्तराखंड में है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? तो कपालिक, वीरशैव और पशुपात, ये तो तीनों शैव संप्रदाय से हैं और पंचरात्र ये नहीं है। और ये है अंतिम क्वेश्चन जीके जीएस का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रियाशील श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? तो वह है लेड। तो यहाँ तक अपने 50 क्वेश्चन जीके जीएस के हो गए। और जैसे ही अभी कम से कम 7-8 पेपर सॉल्यूशन और बचे, उसके बाद हम अपन वापस शुरू करेंगे रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के, दोनों के एक ही पेपर, एक वीडियो में दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। वो भी आपको ट्रिक्स हैं जो जिनकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग में थोड़ा सा स्कोर कम हो रहा है, उनका स्कोर सुधर जाएगा। और ये मुझे विश्वास है और मैं आपको भी ये विश्वास हो जाएगा, और बहुत अच्छे से ट्रिक से करने वाले, उस पार्ट में कैसे आपको स्कोर करना है वो भी आप सीख जाओगे। तो ये सीरीज़ करेंगे अपन 6 से 7 वीडियो और बचे हैं जीके में उसके बाद। और वैसे ही सेम कंप्यूटर में ऐसे ही करेंगे, 10 क्वेश्चन है, महज अपन कोशिश यही करेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर 10 क्वेश्चन प्लस उनसे रिलेटेड, और जो आपके कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे उनके लिए भी वो सही हो जाएगा। और कंप्यूटर के अच्छे खासे आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ही मैं करवाने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।